नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका स्वागत है। विजय व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आम आदमी की आवाज को, आपकी आवाज को, जो सरकार है, नुमाइंदे हैं हमारे, उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। माध्यम है विजय व्यू, जिससे आप अपनी बात को वहां तक पहुंचा सकते हैं, सरकार उस बात की सुनवाई करे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और ज्यादातर मौके पर हम लोग सामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का महत्वपूर्ण दिन है 5 अगस्त 2019 से जुड़ा हुआ, जब जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म करने का फैसला किया था, उसको निरस्त किया था। उसकी सालगिरह है, 4 साल पूरे हो गए हैं। तब से लगातार इस पर काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग इससे बहुत फायदा उठा चुके हैं। नई एक रास्ता दिखाई दी है, नई रोशनी दिखाई दी है। जम्मू कश्मीर के लोगों का जो डेवलपमेंट का काम था वो चल रहा है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इसका विरोध करते रहे हैं, खासतौर से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसकी बात करती नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले की सुनवाई हो रही है, उसकी वैधानिकता को लेकर सुनवाई की जा रही है कि क्या आर्टिकल 370 को हटाया जाना वैधानिक है, संवैधानिक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट अभी सुनवाई कर रहा है। उसी दौरान सरकार ने फैसला किया था कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था। जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तब से वहां पर उपराज्यपाल जो है शासन कर रहे हैं। केंद्र सरकार का जो शासन है उपराज्यपाल के माध्यम से चल रहा है। उससे पहले वहां पर एक चुनी हुई सरकार थी, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की। जब उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट विड्रॉ किया तो वो सरकार गिर गई। वहाँ राज्यपाल शासन हुआ, राष्ट्रपति शासन हुआ। अब पिछले 4 साल से ज्यादा वक्त से वहाँ के लोग एक चुनी हुई सरकार का, अपने चुने हुए नुमाइंदों का इंतजार कर रहे हैं। लगातार बार बार ये मांग भी हो रही है कि वहाँ जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। सरकार ने भी कहा है इस बात का कि वो इसकी तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनावों के लिए परिसीमन का जो काम है, सीटों का परिसीमन का काम है, जो डिलिमिटेशन का काम है, वो भी वहां पूरा हो गया है। लेकिन 4 साल में क्या हुआ, इस पर सरकार ने क्या कहा। उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा साहब हैं, उन्होंने कहा कि इस दौरान बहुत सारी परियोजनाओं पर काम पूरा हुआ है। इस समय जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल थी, उनका चुनाव वहां पर हो चुका है। आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं अब बिल्कुल नहीं हो रही हैं। सड़कें अब सूनी नहीं रहती हैं। और उपराज्यपाल साहब ने दावा किया कि अब श्रीनगर शहर रात को भी खुला रहता है। अब लाल चौक पर जाने में किसी को परेशानी नहीं है। वहाँ तिरंगा फहराता है। और जो रोजगार है वहाँ, उसकी संभावनाएं बढ़ी हैं। पर्यटन की संभावनाएं वहाँ पर बढ़ी हैं। पर्यटक लगातार वहाँ पहुंच रहे हैं। और 1 करोड़ 80 लाख, करीब करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक इस दौरान वहां पर पहुंचे हैं। कुछ फिल्म्स की, कुछ और शूटिंग्स भी वहां पर फिर से शुरू हुई है। यानी जिंदगी की जो रोजमर्रा की जो रफ्तार थी, उसने रफ्तार वहां पर पकड़ी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम हुआ कि वहाँ जो कॉलेज हैं, वहाँ जो स्कूल्स हैं, वो अब लगातार नियमित तौर पर खुल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुआ कि पत्थरबाजी की घटनाएं वहां पर कम हुई हैं। आतंकवादी घटनाओं में भी सरकार के मुताबिक वहां पर कमी आई है। लेकिन टारगेटेड जो वो थी किलिंग्स, वो वहाँ पर बढ़ी है। ये चिंता का विषय हो सकता है कि टारगेटेड किलिंग्स जो है, टारगेट किलिंग वहाँ पर लगातार बढ़ी है। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे सरकार की भी चिंता है, वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी भी चिंता है। एक बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर में जो चल रहा था, कश्मीरी पंडितों की वापसी का, अभी उस पर कोई बड़ा काम नहीं हो पाया। सरकार ने कोशिश की है, बाहर से लोगों को बसाने की कोशिश की है। आर्टिकल 370 को खत्म होने के बाद वहाँ पर ज़मीन देने की, बिजनेस के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, उसका भी काम शुरू हुआ है। लेकिन कश्मीरी पंडितों की वापसी नहीं हुई। और कश्मीरी पंडितों का भी जो बेचैनी है वो अब बढ़ने लगी है कि केंद्र की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का ये वादा था, भारतीय जनता पार्टी का एक वादा था आर्टिकल 370 को खत्म करने का। उनके जो 3 मूल मुद्दे थे, राम जन्म मंदिर के निर्माण का, और आर्टिकल 370 को खत्म करने का, और यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। उसमें से दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आर्टिकल 370 का निरस्त करने का था, जिसे उसने पूरा कर लिया है। लेकिन कश्मीरी पंडित जो घाटी के बाहर जम्मू में, दिल्ली में और देश के कुछ और इलाकों में बसे हुए हैं, लगातार परेशान हैं और वो अपनी घर वापसी चाहते हैं। लेकिन सरकार में
बहुत से लोगों का मानना है और कश्मीरी पंडितों का मानना है कि अभी वहाँ इस तरह का माहौल नहीं बना है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी की जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो श्रीनगर में और घाटी में जो लोग हैं, जो हिंदू नहीं है, जो कश्मीर पंडित नहीं है, वो उनका स्वागत करेंगे, तब ही ये काम हो पाएगा। बिना श्रीनगर के घाटी के जो लोग चाहेंगे नहीं, तब तक ये काम आसानी से नहीं हो पाएगा। और अगर कश्मीरी पंडितों की वापसी होती भी है किसी दबाव की वजह से, तो उनका वहाँ पर रहना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, सामान्य ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होगा। लेकिन उनकी रूट्स वहाँ पर हैं, उनकी जड़ें वहाँ पर हैं। वो लगातार श्रीनगर और कश्मीर की घाटियों की तरफ देख रहे हैं, जहाँ उनका घर था, परिवार था, वहाँ से वो उजड़ गए हैं। ये एक बड़ी चिंता भी है, बड़ी ज़िम्मेदारी भी है और बड़ा चैलेंज भी है मौजूदा सरकार के लिए कि क्या ये काम हो सकता है? क्या वहाँ पर कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी हो सकती है? आतंकवादी घटनाओं में ज़ाहिर तौर पर कमी आई है। अब दूसरा जो बड़ा काम है वहाँ पर विधानसभा चुनावों का। आपको याद होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के मसले पर एक बार चिंता ज़ाहिर की थी कि राहुल गांधी को जो सज़ा दी गई, उसका सज़ा का असर या उसका जो खामियाज़ा है, वो वायनाड के जहाँ से सांसद है राहुल गांधी, उनके लोगों को भी उठाना पड़ा। क्योंकि उनके सांसद वो नहीं रहे, वहाँ पर कोई चुनाव का प्रतिनिधित्व नहीं था वायनाड में, उसका नुकसान वायनाड की जनता को, वायनाड के लोगों को उठाना पड़ा। तो ये नुकसान 4 साल से जम्मू कश्मीर के लोग उठा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है। वहाँ पर राज्यपाल साहब का शासन है, एलजी मनोज सिन्हा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, विकास के काम भी वहाँ पर हो रहे हैं, सड़कों का काम भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है। लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास, चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, चुने हुए नुमाइंदों के साथ, विधानसभा के साथ लोग अपनी बात कह सकते हैं। और ये माना जाता है लोकतंत्र में कि जो चुनी हुई विधानसभा है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो ही असल मायने में जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। सरकार इस पर कोशिश कर रही है, होम मिनिस्ट्री जो है इस पर लगातार लगा हुआ है, वो देख रहा है कि वहाँ पर किस तरह का माहौल है। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि 2023 में या 2024 के आम चुनावों से पहले वहाँ विधानसभा चुनाव हो जाएँगे। इसके लिए वहाँ पर जो डिलिमिटेशन का काम था, वो भी पूरा हो गया है। सीटों की संख्या जो है, वो बढ़ा दी गई है, 90 सीटें अब वहाँ कर दी गई हैं। श्रीनगर और जम्मू के में लगातार उसका काम चल रहा है, उसको लेकर कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन अब उस पर शांति है और अब लोग समझते हैं कि वहाँ पर चुनाव होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने, निरस्त होने के बाद जो काम कर रहा है, विचार कर रहा है उस याचिका पर, उसका फैसला आने का भी इंतजार है कि क्या वहाँ पर कोई बात हो सकती है, क्या उसकी निरस्तगी खत्म की जा सकती है, क्या उसकी वैधानिकता पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग खुली हवा में सांस लेने लगे हैं, ऐसा सरकार का दावा है। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो अधिकार थे, बहुत सारे जो पिछड़े लोग थे, दलित लोग थे, उनको जिस तरह से वंचित रखा जा रहा था वहाँ के अधिकारों से, उस सब का भी मौका उनको मिला है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो लड़कियों को संपत्ति के अधिकार का मसला था, वो भी बड़े तौर पर सुलझा है। हो सकता है कि बहुत सारी बातें ठीक हो सरकार की, हो सकता है ये भी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को की जो शिकायतें वो भी वाजिब हों, लेकिन इन दोनों के बीच से कोई रास्ता निकालना होगा। एक और बड़ी बात पाकिस्तान को लेकर हमेशा होती रही है कि क्या कश्मीर मसले को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुछ नुमाइंदे इस बात का जोर देते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। साथ साथ जो वहाँ पर लोग हैं, सेपरेटिस्ट लोग हैं, उनके साथ भी बातचीत करनी चाहिए। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, हमारे केंद्र की जो सरकार है, वो अभी इस पक्ष में नहीं है। सरकार का पहला कहना तो ये है कि गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकती, यानी आतंकवाद भी हो और फिर उसके साथ साथ बातचीत की जाए। ये मसला भी एक बड़ा मसला है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी? क्या सरकार सेपरेटिस्ट जो है उनके साथ बात करेगी? होम मिनिस्टर साहब लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा करते रहते हैं, वक्त वक्त पर प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर गए हैं और एलजी लगातार सेंटर को पूरी बातों का रिप्रेजेंटेशन है वो देते रहते हैं। सरकार की तरफ से पैसे की, फंड की कोई कमी नहीं है। एक बड़ा बदलाव ये भी हुआ कि पंचायत स्तर पर जो केंद्र सरकार से मिलने वाला पैसा था, वो वहाँ पंचायत और जिला परिषदों के जो प्रतिनिधि हैं, उन तक पहुँचने लगा है।
उसका एक बड़ा फायदा ये माना जाने लगा है कि केंद्र सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि पहले पैसा केंद्र से भेजा जाता था, दिल्ली से भेजा जाता था, वो वहाँ कुछ चुने हुए जो लोग थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग थे या सेपरेटिस्ट लोग थे, उन तक ही पहुँचता था। जो आम आदमी है या जो प्रतिनिधि है, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, निचले स्तर पर, उन तक नहीं पहुँचता था और उससे विकास के काम नहीं होते थे। ये बड़ा बदलाव केंद्र सरकार ने किया है और इसके बाद अब सीधा पैसा नीचे के स्तर तक पहुँचने लगा है। पंचायत स्तर पर भी लोगों तक पैसा पहुँचने लगा है और उसका फ़ायदा वहाँ के डेवलपमेंट पर, वहाँ पर निजी स्तर पर, निचले स्तर पर भी होने लगा है। लेकिन ये बदलाव कितना हुआ है? क्या इससे कश्मीर की हवा बदली है? क्या वहाँ पर कुछ जो लोग थे, जो भारत विरोधी नारे लगाया करते थे, उसमें कमी आई है? क्या पाकिस्तान की जो आग वहाँ फैलाने की जो कोशिश रहती थी, आतंकवादी घटनाएँ करने की कोशिश रहती थी, उसमें कितनी कमी आई है? इस सब को लेकर भी लगातार चर्चा होती रहती है। मसला भारत और का जब बँटवारा हुआ, भारत की जब आज़ादी हुई, अगस्त 1947 को, तब से ही कश्मीर को लेकर लगातार विवाद चलता रहा और पाकिस्तान की निगाहें हमेशा ही कश्मीर पर लगी रहीं। जब आज़ादी मिली, उस वक़्त भी कबायली वहाँ पर आए और उन्होंने हमला किया और उसको भारत की सेना ने नाकाम कर दिया था। उसके बाद भी कई घटनाएँ हुई हैं, लगातार कुछ न कुछ होता रहा है। कारगिल सबसे बड़ा उदाहरण है, जब पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशें हमेशा ही कश्मीर में लेकर कुछ न कुछ गड़बड़ करने की रहती। भारत सरकार का कहना है कि अभी तो पीओके जो है, जिसे हम लोग पाक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उसको भी भारत को लेना है क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। क्या ये हिस्सा लिया जा सकता है? क्या इस हिस्से को लेने की तैयारी हो रही है? इस पर भी लगातार बहुत सारी चर्चाएँ होती रहती हैं। 5 अगस्त 2019 तो जम्मू-कश्मीर में, आज़ाद हिंदुस्तान के कश्मीर में एक बड़ी घटना है, बड़ा दिन है। 5 अगस्त 2019 जब इसको हटाया गया, आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया। आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जब वो जनसंघ थी, उनके नेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनका जो है निधन वहाँ पर हुआ था, जब वो जम्मू कश्मीर में एक विधान, एक झंडे की बात कर रहे थे और उसके लिए आंदोलन कर रहे थे। फिर जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी संदेहास्पद स्थितियों में। हालाँकि अभी तक उसकी जाँच नहीं हुई है और भारतीय जनता पार्टी का नारा हमेशा चलता रहता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान ये हिंदुस्तान याद रखेगा। लेकिन एक और घटना आपको याद दिलाऊँ, वो है 5 अगस्त 1965 की। 5 अगस्त 1965 जब पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान से घुसपैठ करने, भारत में सेना को भेजने और उसके साथ-साथ कुछ घुसपैठियों को भी भेजा जाए ताकि लंबे समय तक पाकिस्तान कश्मीर में और भारत में परेशानियाँ पैदा कर सके। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्यों नाम रखा गया? ऑपरेशन जिब्राल्टर इसलिए रखा गया कि 8वीं सदी में अरबी सेनाएँ जो थीं, उन्होंने पश्चिम की दिशा में यूरोप पर जीत हासिल करने के लिए लड़ाई शुरू की थी। स्पेन पर जीत हासिल करने के लिए खास तौर से। तो जब वो चल रहे थे तो उनका पहला पड़ाव था जिब्राल्टर, एक द्वीप था। उस जिब्राल्टर द्वीप के बाद अरबी सेनाओं ने 8वीं सदी में स्पेन पर जीत हासिल कर ली थी। पाकिस्तान को लगता था कि जैसे अरबी सेनाओं ने जिब्राल्टर के रास्ते से स्पेन पर जीत हासिल कर ली, वैसे ही वो भारत में भी कश्मीर पर जीत हासिल कर सकता है, अपना कब्जा कर सकता है, उसको परेशान कर सकता है। इसकी कोशिश हुई। उस समय अयूब खान साहब थे, उन्होंने इसका प्लान बनाया था, उनके दिमाग की उपज थी और सेना वहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी। कुछ लोगों ने घुसपैठ कर भी ली थी, लेकिन वो मंसूबे पूरे नहीं हुए थे। वो ऑपरेशन जिब्राल्टर था, जिसको लेकर आज भी बात होती है। वो 5 अगस्त 1965 की बात है। इसके बाद भी लगातार पाकिस्तान अपनी कोशिशें करता रहा है। हिंदुस्तान में आतंकवाद को फैलाने के लिए भारत बार-बार ये आरोप लगाता रहा है कि आतंकवादी जो घटनाएँ हैं वो पड़ोसी देश की वजह से हो रही हैं और इसलिए आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बातचीत नहीं की जा सकती। इन सब बातों पर भी चर्चा होगी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी जब अपना फैसला सुनाएगा, अपनी सुनवाई पूरी कर लेगा, तो उसके बाद आर्टिकल 370 की वैधानिकता को लेकर जो तस्वीर है, वो साफ हो जाएगी। अब यदि विधानसभा चुनावों की तैयारी की बात कर लें, 90 सीटों पर कब केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में? क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी मांग होती है कि वहाँ उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधानसभा जो है, वो काम करें।
इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि राज्यपाल या जो शासन चल रहा है वो कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधि ही लोकतंत्र की ताकत होती है। ज़्यादातर लोग, खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोग, इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी विधानसभा चुनाव कराए जाएँ। इसमें एक और बात है कि कुछ जो राजनीतिक दल हैं, वो विधानसभा चुनावों की बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो राजनीतिक दल हैं, वो विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा के अगर चुनाव होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, तो जम्मू कश्मीर को ज़्यादा ताकत मिलेगी, ज़्यादा विकास हो पाएगा, ऐसा हम सब लोग उम्मीद करते हैं। 2024 के चुनावों से पहले क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे, ये केंद्र सरकार को तय करना है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य की कामना हमेशा करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसमें किसी को किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, हिंदुस्तान आगे बढ़े, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए, तो आपका ख्याल रखते हैं।